स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में मुगल काल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से आपको सारे हैंडआउट मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं मुगल काल। मुगल काल का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 1707 तक है। इससे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत में काफी सारे रूलर आए, उन्होंने रूल किया। उसके बाद कुछ जो शासक थे वो स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र रूप से रूल करने लगे। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि मुगल काल कैसे बाबर जो है कैसे दिल्ली पर आता है, किस प्रकार से संघर्ष करता है मुगल काल के लिए। तो यहाँ पे तैमूर जो था उसने मध्य एशिया के क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े साम्राज्य का जो है हम कह सकते हैं कि स्थापना की थी। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में उसका विघटन हो गया। देन छोटी छोटी शक्तियों का जो है वो उदय होता है। और तैमूर वंशज जो थे, तैमूर वंशजों में ही एक बाबर भी था जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। तो छोटे छोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मुगल काल का संस्थापक कौन था। तो मुगल काल का संस्थापक जो है वो बाबर था। बाबर का अगर पैतृक साइड से यानी पिता के साइड से देखा जाए तो वो फरगना राज्य से बिलोंग करता था। ये मध्य एशिया के उज्बेक शासकों से जो मध्य एशिया के उज्बेक शासक थे उनके बीच में लंबे समय से जो था वो संघर्ष चल रहा था। और फाइनली बाबर को क्या कर दिया जाता है, फरगना से निकाल दिया जाता है। तो बाबर जो है ये इसका स्टार्टिंग का संघर्ष है कि ये किस किस तरीके से संघर्ष करता है और फिर कैसे इसकी कहानी जो है वो इंडिया तक पहुंचती है। तो 1504 ईस्वी में इसने काबुल का राज्य जो था वो जीत लिया। उसके कुछ टाइम बाद इसने कांधार और जो आसपास के एरियाज थे उनमें भी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन ये दोनों विजय जो थी ये इसके कुछ टाइम के लिए थी। इंडिया में अगर बात करें पहले जो है ये कंधार वगैरह ये पूरा रीजन जो था ये इंडिया में ही आता था। तो स्टार्टिंग में इसकी जो जीत थी, कंधार की जीत और आसपास की जो जीतें थी वो कुछ ही टाइम के लिए हुई, जिसे हम कह सकते हैं क्षणिक सिद्ध हुई। उसके बाद बाबर ने दक्षिण पूर्व की ओर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अब यहीं पे देखते हैं, जैसे आगे की कहानी जो है वो पूरी हम बाबर की देखेंगे। तो मुगल काल को हम कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे जिसमें ये हमारा पूरा मुगल काल कंप्लीट होगा। और मुझे उम्मीद है 1.5 से 2 घंटे का ये जो पूरा लेक्चर है वो एटलीस्ट जाएगा। तो इसे जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शासकों में मुगल काल में पढ़ेंगे बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, फिर अफगान शासक शेरशाह सूरी के बारे में, फिर अकबर के बारे में, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये रूलर हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मुगल काल की राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्तियां देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, कलाएं देखेंगे और फिर उस समय पे मुगल काल में समाज देखेंगे कि सामाजिक स्थिति क्या थी, लोगों के साथ जो है वो किस तरीके का बिहेव किया जाता था। तो सल्तनत के अंतिम दिनों का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट टाइम पीरियड चल रहा था, क्योंकि यहीं से बाबर की एंट्री होती है और फिर जब वो अपनी सत्ता स्थापित करता है तो एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे हम मुगल वंश कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये आया कैसे। 16वीं शताब्दी में जब भारत के कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व हो चुका था। क्यों? क्योंकि उस समय धीरे धीरे जो लोधी वंश था, दिल्ली सल्तनत में लास्ट वंश जो था वो लोधी वंश था, लोधी डायनेस्टी थी। तो फिर उसमें धीरे धीरे अब जो लास्ट जो रूलर आए तो वो कमजोर तो थे, लेकिन उसके अलावा कुछ उनकी दमनकारी नीति थी। जैसे अमीरों के प्रति जो थी वो अलग नीतियां थी। तो इस तरीके से जिससे उनका समाज उनकी जो प्रजा थी और साथ ही में राज्य के जो लोग थे वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। तो यहीं पे हम देखते हैं कि भारतीय शासकों में आपस में जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे मनमुटाव होने लगा था। अब इन्हीं परिस्थितियों ने जो है, अब ये जो परिस्थितियां स्टार्टिंग में 16वीं शताब्दी में भारत में चल ही रही थी, इसी टाइम पे बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। और जब भारत पर आक्रमण करता है तो कई क्षेत्रों में वो जीत भी हासिल कर लेता है। अब जैसे हम देखते हैं कि इसी के बाद फिर मुगल
ये जो है नए वंश की स्थापना करता है जिसे मुगल वंश कहा गया। और फिर हुमायूं आता है, अकबर आता है, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। कुछ टाइम के लिए सत्ता पलट होता है, यानी बाबर आता है, फिर हुमायूं आता है, एंड देन कुछ टाइम के लिए शेरशाह सूरी भी आता है, अफगान रूलर जो होता है। देन उसके बाद फिर जो है फिर वैसी नॉर्मल चीजें चलने लगती हैं, तो आगे कहानी में हम देखेंगे। यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत में मेनली अगर हम बात करें तो वो लोधी डायनेस्टी के कारण ही इनका आना होता है। मुगल शासकों की सूची दी गई है, उनका टाइम पीरियड दिया गया है, आपको एक बार रीड कर लेना है, अभी मैंने ऑलरेडी ये बताया। यहाँ पे इसलिए हुमायूं के बाद जो है अफगान वंश से एक रूलर बिलोंग करता था, शेरशाह सूरी, और कुछ उसके उत्तराधिकारी आते हैं जिनका टाइम पीरियड 1540 से 1505 तक था। देन अगेन जो है हुमायूं अपनी वापसी कर लेते हैं, और फिर जो है वो हम कंटिन्यूटी देखेंगे मुगल काल के शासकों की। अब हम कहानी देखते हैं बाबर की। बाबर जो था इसने भारत में मुगल वंश की सत्ता जो है वो स्थापित की। बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर जो था ये ट्रांस ऑक्सियाना यानी उज्बेकिस्तान के एक छोटे से प्रांत फरगना से बिलोंग करता था। फरगना मैंने आपको भी बताया था कि बाबर जो था वो फरगना से बिलोंग करता था, लेकिन ये ट्रांस ऑक्सियाना उज्बेकिस्तान का एक बहुत ही छोटा सा प्रांत था फरगना, वहां से बिलोंग करता था। जैसे हम देखते हैं कि कहीं से भी हम एमपी यूपी से बिलोंग करते हैं तो फिर उसमें उसकी कैपिटल सिटी भी होती है, फिर उसके जिले भी होते हैं और एंड उसके रूरल एरियाज भी होते हैं, तो जैसे हम वैसे ही कह सकते हैं फरगना। इसके मूल स्थापित में ये जो राज्य था ये स्थापित करना चाह रहा था, लेकिन इसे बहुत ज्यादा चुनौतियां मिल रही थी। अब ये जो था वो उन चुनौतियों को अकेले जो है वो डील नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसने जो है वो हिंदुस्तान की अपना रुख जो है वो हिंदुस्तान की तरफ मोड़ लिया। और हिंदुस्तान में भी इसने देखा कि यहाँ की जो स्थिति है वो काफी अस्थिर है, एक संगठित राज्य नहीं है, क्योंकि वहां पे दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद बहुत सारे क्षेत्रीय राज्यों का जो था उदय हो चुका था। तो इसीलिए जो है फिर इसने यहीं पर बसने की हम कह सकते हैं कि अपनी रणनीति बताई। साथ ही में बाबर को पंजाब के गवर्नर अहमद खान लोधी तथा राजपूत शासक राणा सांगा का जो है वो निमंत्रण दिया गया था दिल्ली सल्तनत पर कूच करने के लिए। सर्वप्रथम जो है बाबर के अगर कार्यों में बात करें तो इसने भीरा यानी पंजाब के किले को जीता था। और यहीं पे जब ये भीरा यानी पंजाब के किले को जीतता है तो यहीं पर सर्वप्रथम जो है वो तोप का प्रयोग करता है। उसके बाद धीरे धीरे ये तोप का प्रयोग करने लगा था, लेकिन प्रथम बार इसने जो तोप का प्रयोग किया था वो भीरा के किले भीरा जो कि पंजाब में है तो उसके किले को जीतने के लिए किया था। अब देखिए बाबर का जो असली नाम था यानी वास्तविक नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तो फिर इसका नेम जो है वो बाबर कैसे पड़ा? देखिए तुर्की भाषा में, अब ये जो था वो तुर्क से बिलोंग करता था, तो अब यहाँ पे तुर्की भाषा में बाबर का मीनिंग जो होता है वो बाघ होता है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था ये अपनी पराक्रमण निर्भीकता के लिए जाना जाता था, इसलिए इसे क्या नेम दे दिया गया बाबर। अब बाबर का जो तुर्की भाषा में मीनिंग होता था वो होता था बाघ, इसीलिए धीरे धीरे आगे चलकर अब जहीरुद्दीन मोहम्मद जो है वो बहुत लेंथी नेम भी लगता है, तो धीरे धीरे प्रचलन में जो है वो बाबर नेम आने लगा और यहीं से इसका नाम जो है वो बाबर प्रचलित हो गया। ठीक है, बाबर के पिता जो थे वो तैमूर वंशज थे और माता जो थी वो मंगोल वंशज थी। और अगर हम कह लिए तो यानी ये इसके अंदर जो इसका ब्लड था वो तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर का जन्म ऐसा माना जाता है, इसमें जो है ये जो डेट है वो इधर उधर होती रहती है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि 14 फेब 1483 को इसका जन्म होता है। 14 फेब, ये मैं ऐसी जानकारी के लिए बता दे रही हूँ, इतना भी वो नहीं पूछता है एग्जाम्स में। ईयर जो है वो हो सकता है कोई छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। ठीक है, उसके बाद बाबर जो था ये एक नए वंश की नींव डालता है। वह तुर्की नस्ल का जो था वो चगदाई वंश था। अब जैसे यहाँ पे कुछ थोड़ी सी स्टोरी देखें, जैसे स्टार्टिंग फेज में बाबर जो है वो जिस वंश की नींव डालता है तो वो तुर्की नस्ल के चगदाई वंश से बिलोंग करता था। अब ये जो जिसका नेम जो था वो चंगेज खां था, तो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। जो चगदाई वंश है
वो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, लेकिन उससे लोग जो है आमतौर या आम बोलचाल की भाषा में मुगल वंश कहने लगे। अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ये कहा था कि वो बाबर जो है वो मुगल काल की स्थापना करते थे, फिर ये चगताई वंश कहाँ से आया। तो बाद में जो है वो चगदाई वंश जो नेम रखता है वो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे रखता है चगदाई खां, लेकिन बाद में आम बोलचाल की भाषा में ये जो है ये मुगल वंश के नाम से फेमस हो गया, और बुक्स में डायरेक्टली जो है वो आपको मुगल वंश के नाम से ही मिलेगा। ठीक है, तो मुगल राजवंश की ये नींव डालता है। इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये जो बाबर जो है ये अपने पिता की मृत्यु के बाद जब ये ओनली 11 ईयर्स का था, तो 11 ईयर की अल्प आयु में यानी 1494 में हम कह सकते हैं ये फरगना की गद्दी पर बैठा था। तो इसके टाइम पीरियड की स्टार्टिंग जो आप देखिए वो ओनली 11 ईयर्स में ही हो गई थी। आज के टाइम पीरियड पे अगर हम बात करें या उस टाइम पे जो रूलर वगैरह थे वो इतनी कम एज में पूरे राज्य का कमांड संभाल लेते थे, लेकिन उनकी हेल्प के लिए फिर भी हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि वो अकेले संभाल लेते थे, लोग रहते थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पे भी अगर हम देखते हैं कि हम जो है अपने पेरेंट्स पर 30 के अप्रोक्स एज तक जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं, इस चीज से हम रिलेट कर सकते हैं। अभी बाबर के युद्धों की बात करें, क्योंकि तोपों का प्रयोग जो है ये पानीपत के प्रथम युद्ध में भी अच्छी खासी मात्रा में करता है। अब यहाँ पे ये जो है ये आपके युद्ध जो है वो याद करने के लिए दे दिए गए हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध जो था वो 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में बाबर और अफगान के बीच में हुआ था। तो चलिए बाबर के आक्रमण देख लेते हैं, यानी इसके युद्ध देख लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध जो है इसने किए। तो बाबर का भारत पर जो किया जाने वाला प्रथम अभियान ऐसा माना जाता है वो 15, ये तो रूलर बनने के बाद दूसरे रूलर के साथ संगठित होकर इसने किया था, लेकिन प्रथम अभियान जो है वो 1518 टू 1519 ईस्वी के टाइम पीरियड में माना जाता है, जो कि यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। और इस अभियान में बाबर ने जो है बाजौर और भीरा, जो हमने अभी पंजाब में जो किले की बात की थी, तो उस पर इसने अभी अधिकार कर लिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, अब बाबर की आत्मकथा का नेम जो है वो पूछा जाता है बाबरनामा। तो उसमें इस किले यानी बाजौर को जीतने में उसने जो है बारूद एवं तोपों का प्रयोग किया था। तो अगर हमें भीरा के अभियान की बात करें कि कहाँ से ये साक्ष्य हमें मिलते हैं कि उसने जो है तोपों और बारूद का प्रयोग किया था, तो बाबर की खुद ये आत्मकथा में पता चलता है। उसके बाद 1519 में ही बाबर ने खैबर दर्रे जो कि पेशावर में है उसे पार किया, लेकिन अगेन जो है ये जल्द ही बाबर जो है वो पेशावर से जो है वो वापस लौट गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसकी ये कुछ क्षणिक उपलब्धि थी, बहुत टाइम पीरियड के लिए इसे नहीं मिल पाता है। उसके बाद 1524 में बाबर जो है वो पेशावर के अभियान के समय ही बाबर को इब्राहिम लोदी और दौलत खां के मध्य जो है वो मतभेद की खबर मिलती है। यहीं से जैसे हम जो अभी मैंने आपको स्टोरी ऑलरेडी बताई थी और जो हम ऑलरेडी लोधी वंश में पढ़ चुके हैं, तो इसे रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये मैंने अभियान आपको बता दिए कि उसके स्टार्टिंग फेज के कौन कौन से अभियान थे। अब हम देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध अभी मैंने आपको बताया बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। ईयर आपको याद रखने हैं स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी में ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं और कोई बड़ी बात भी नहीं। और जब आप मेंस भी लिखें, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप ईयर में श्योर हैं तो आप लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई आपको वो नहीं है। वहां पे जो वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है, उसमें नहीं किया जाता है जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपसे छूट भी जाती है, नहीं भी याद रहती है, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। तो आप याद रखिए
इस युद्ध में फाइनली जो इब्राहिम लोदी था, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि फाइनली इब्राहिम लोदी जो था वो मारा गया था, तो सिंपली हम कहेंगे कि बाबर की इस पे जीत होगी। इस युद्ध में बाबर ने पहली बात जो है वो तुलगमा युद्ध पद्धति का, यानी ये जो आप यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। और इसी तुलगमा पद्धति को जब ये प्रयोग करता है तो बाबर के बाद जो है उज्बेकों ने भी इसे अपनाया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए, कि तोप जो है वो बहुत सुंदर उंदर लगे, तो उनको सजाने के लिए जो है इसने तोपों का जो प्रयोग किया, तो तोपों को सजाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? उस्मानी पद्धति का। हो सकता है आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो या नहीं सुना हो, तो इनको सजाने के लिए ऐसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि तोपों को सजाने के लिए इसने उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। अब उसके बाद इस पद्धति में होता क्या था कि दो गाड़ियों के बीच जो है वो थोड़ी सी जगह छोड़ के, इसे आप डायरेक्टली जो है वो मूवीज वगैरह में देख सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स पर आधारित मूवी बनी है उन पर ये जो है तोपों का प्रयोग जो है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ऐसे दो पहियों वाली गाड़ी टाइप रखी जाती थी एंड उनके बीच में जो है वो तोप रख दी जाती थी और फिर उसी से उसे चलाया जाता था। पानीपत के युद्ध में बाबर के जो तोप खाने का नेतृत्व था वो उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक बाबर के दो अधिकारियों के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि फाइनली जो है वो युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें बहुत सारी इब्राहिम लोदी की जो है हार हुई और भारत में अफगानों की जो शक्ति थी, अब यहाँ पे इब्राहिम लोदी की हार होती है तो अफगानों की जो शक्ति थी वो काफी कमजोर हो गई थी। और उसके युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा समेत जो है वो लोधी साम्राज्य जो था वो यहाँ पे जिसमें जैसे हम कहें कि दिल्ली और आगरा में किसका वर्चस्व हुआ करता था? लोधी अफगानियों का वर्चस्व हुआ करता था। तो अफगानियों के बाद जो है उसमें जितना भी एरिया था आगरा और दिल्ली का, उसमें पूरे में भारत बाबर जो है वो अधिकार कर लेता है। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने जो है वो यहाँ पे, अब जब इसकी इब्राहिम लोदी से जीत होती है, अब ये जीत जो थी वो छोटी जीत नहीं थी, इसकी बहुत बड़ी जीत थी। तो इस जीत की खुशी में जो है ये जो इसके काबुल निवासी जो लोग थे उन लोगों को, यानी प्रत्येक एक निवासी को इसने एक एक चांदी का सिक्का जो है वो उपहार के रूप में दिया था। और जब ये उपहार के रूप में चांदी का सिक्का देता है तो बाबर को किसकी उपाधि दी जाती है? कलंदर की उपाधि दी जाती है। तो यहीं पे आपको जब आप पढ़ रहे हैं तो ये छोटे छोटे नोट्स जो है ये आपको लिखते जाना है। यहाँ पे सिंपल आपको लिख लेना है कि पानीपत की प्रथम युद्ध के जीत के बाद जो है बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था उपहार स्वरूप, और देन उसके बाद जो है वो बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। ये छोटे छोटे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको अपने मेन नोट्स में तो आप शामिल करना चाहें तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट्स होते हैं, तो एक आप अलग नोट्स बनाइए। या जब आप मेंस के नोट्स लिखते हैं तो जैसे आप नोट्स कोई भी नोट्स बनाते हैं तो इसे आप इस टाइप से बनाइए। इधर आप स्टार्टिंग से लेते हैं, अगर आप मीन्स आंसर राइटिंग वाली जो स्पाइरल आती है तो वो तो इस टाइप से आती है, उनमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, साइड में जगह रहती है, आप अपनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि अगर कोई आप नॉर्मल स्पाइरल यूज करते हैं तो उसमें जो है आप इस टाइप से यहाँ तक आप लिखिए, थोड़ा सा सेक्शन जो है साइड में लाइन खींच के उसे छोड़ सकते हैं। जब भी कोई आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिखे, न्यू लगे आपको कि आपको नहीं पता है, तो आप साइड में लिख लें। जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी नोट्स में आ चुकी होगी। तो 10 बार आपको बुक रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही पढ़ने का जो है वो सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपको लगे वो अपने नोट्स में लिखते जाइए, या फिर एक आप जो है वो फ्लो चार्ट वाली नोट्स आप बना सकते हो और एक आपकी मेन नोट्स रहेगी, उसमें जो मेन की पॉइंट्स है उन्हें आप वो करिए, और जब नोट्स रिवाइज करें तो दोनों नोट्स साथ में रखिए ताकि टॉपिक वाइज आपकी नजर जाती रहे। तो ये जो है इसी टाइप से आप किया करिए, अगर नहीं करते हैं तो इस टाइप से किया करिए, और अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेनिफिट होते हैं इससे। नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है, खानवा का युद्ध का मेन कारण जो था
वो पानीपत के युद्ध के पश्चात जो है भारत में रहने का निश्चय था। अब ये कैसे, राणा सांगा की धारणा ये थी कि अब राणा सांगा जो हेल्प लेता है इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। यहाँ पे देखिएगा कि स्टार्टिंग में जब दिल्ली सल्तनत में बाबर को बुलाया जाता है दिल्ली पर कूच करने के लिए, तो राणा सांगा को ये लगा था कि ये भारत में आएगा, युद्ध करेगा, लूटपाट मचाएगा और फिर बाद में जो है ये कुछ लेकर लूट वगैरह के और बाहर जो है बाद में भारत से चला जाएगा। तो अब यहाँ पे अब जो है, लेकिन होता क्या है कि इसी के कारण ये जो है इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो है, यानी बाबर को राणा सांगा जो है वो बाबर को आश्वासन देता है कि मैं जो है वो तुम्हारे इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है मदद करूंगा। अब खानवा का युद्ध जो है ये चित्तौड़ के राजपूत नरेश, अब राणा सांगा जो था और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य जो लड़ा जाता है, अब ये देखिए यहाँ पे होती क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसे ही राणा सांगा से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी मैंने धारणा बताई कि राणा सांगा की ये धारणा थी। तो अब राणा सांगा जो है ये इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो है वो बाबर को हेल्प करता है, ये मेंटेलिटी सेट करके कि बाबर जो है वो भारत में स्थायी सत्ता स्थापित नहीं करेगा। जैसे दूसरे आक्रमणकारी आए भारत में, उन्होंने लूटपाट मचाई और दोबारा जो है वो भारत से चले गए, तो बाबर भी यही करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि मार्च 1526 में, इसमें अप्रोक्स जो है वो मार्च का मंथ माना जाता है इनके युद्ध के बीच में, तो राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के मध्य जो है वो युद्ध होता है। अब खानवा के युद्ध में जो था वो जैसे युद्ध में भी रणनीति का उपयोग करते हुए, खानवा के युद्ध में भी जैसे पानीपत युद्ध की जो रणनीति रही थी उसी का उपयोग करते हुए बाबर ने जो है वो राणा सांगा के विरुद्ध जो है वो लड़ाई जो जीत ली। और बाबर जो है अगेन अपनी आत्मकथा में खानवा युद्ध का भी वर्णन करता है और वो जितनी भी घटनाएं जो थी वो घटित हुई थी, तो एक हम कह सकते हैं इस साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है, क्योंकि इसके द्वारा खुद लड़ा गया था और खुद जो है अपनी आत्मकथा में खुद ही बताता है कि किस तरीके से क्या क्या सिचुएशंस रही थी उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में भी आप ये कह लीजिए कि बाबर की विजय हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में भी बाबर की ही जीत हुई थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार होती है। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद ही बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि खानवा, आपको एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना है कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। और खानवा के युद्ध में ही बाबर में जो है वो शराब का जो प्रयोग होता था, शराब जो लोग ग्रहण करते थे, उसमें टोटली जो है वो प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही में इसी टाइम पे बाबर जो है खानवा के युद्ध के बाद ही ये जिहाद का नारा देता है। खानवा के जो युद्ध में अपने सैनिकों का इसने मनोबल बढ़ाने के लिए, अब देखिए ये जो है जितने सैनिक जो हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, जितने ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे किसी कार्य को भी करने के लिए, चाहे वो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए आप जितना ज्यादा मोटिवेटेड होंगे उस कार्य को आप उतनी ही अच्छे से कर पाएंगे। अब ये जो है अपने जो भी इसके सैनिक थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले जो तगमा और व्यापारिक कर हुआ करता था उसे पूरे तरीके से समाप्त कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इसे समाप्त करने से क्या फायदा मिला। अब उस समय पे काफी जो दिल्ली सल्तनत में काफी जो लोग थे वो मुस्लिम उससे बिलोंग करते थे। अब उनको अपनी आय का कुछ परसेंट हिस्सा या तो तमगा कर के रूप में देना पड़ता था या फिर व्यापारिक कर के रूप में देना पड़ता था। तो अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है 100 रुपीज है, अब उसमें से आपको 10 रुपीज जो है वो टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं और बाद में जो है वो आपको नहीं देने पड़ते हैं, यानी टोटल जो आपको 100 ही मिल जाते हैं। तो एक खुशी जो होगी वो अलग होगी ना, क्योंकि इस 10 रुपीज को भी जो है वो आप अपने एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ और अभियान जैसे चंदेरी का युद्ध था जो बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि 1528 में लड़ा गया था। चंदेरी के शासक मेदिनी राय जो था, मेदिनी राय चंदेरी के शासक हुआ करते थे। तो इसमें जो है
बाबर जो है वो मेदिनी राय को पराजित कर देता है। और एक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक चंदेरी की युद्ध में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि इस युद्ध में मेदिनी राय जो था वो पराजित हुआ और हजारों की संख्या में जो था वो राजपूतों का यहाँ पे कत्ल किया गया था। और इस विजय के बाद जो है बाबर के लिए मालवा का जो किला था, मालवा जीतने के लिए ये जो था ये बहुत ही इजी हो गया। बाबर ने मई 1529 में ही घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल की जो संयुक्त अफगान सेना थी, इसने संयुक्त अफगान सेना को भी पराजित किया, जिसका जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था, महमूद लोधी कर रहा था। तो चंदेरी के युद्ध में ही आपको याद रखना है कि उसके बाद चंदेरी के युद्ध के बाद 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। उसके बाद ये जो है इसका नेतृत्व जो था वो महमूद लोधी के द्वारा किया गया था। इन युद्धों के बाद जो है बाबर का भारत पर पूर्ण तरीके से यानी स्थायी रूप से इस पर अधिकार हो गया था, क्योंकि इतने सारे ये एरियाज किले जो थे वो जीत चुका था। अपनी सत्ता जो थी वो एक सही ढंग से स्थापित कर चुका था, क्योंकि इसने 4 बड़े बड़े युद्ध लड़े और उन चारों में इसने विजय स्थापित की। तो आसपास के जो छोटे राज्य थे वो इससे डरने लगे थे। तो उसके बाद इस प्रकार बाबर जो था वो साम्राज्य ऐसा कह सकते हैं कि इसने जो था वो बिहार का पूरा अपना एम्पायर फैला लिया था, जिसमें जो था काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो था वो शामिल था। उसके बाद बाबर की मृत्यु जो है वो 26 दिसंबर 1530 को कहा हो गई थी, आगरा में हो गई थी। बाबर जो था वो ओनली 4 इयर्स ही शासन कर सका था और 4 इयर्स में ही अपने बहुत सारे कार्य जो थे उसने कर चुके थे। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को जो है वो आगरा के आराम बाग में रखा गया था, लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा ये थी कि उसके मरने के बाद जो है उसे काबुल ले जाकर दफनाया जाए। तो पहले कुछ टाइम के लिए उसे जो है आराम बाग मकबरे में रखा जाता है, देन उसके बाद उसे काबुल ले जाया गया और वहां पे उसे दफनाया गया और वहीं जो है वो उसका मकबरा बनवा दिया गया काबुल में। तो याद रखिएगा वहां भी उसका जो है एक मकबरा बना हुआ है। उसके बाद बाबर के मूल्यांकन की बात करें और कुछ योगदानों की कि क्या क्या इसने किए, तो बाबर एक कुशल सेना नायक के तौर पर जाना जाता है। ये बहुत एक योग्य शासक भी था, क्योंकि ये जो था ये सारी चीजें समझता था कि हम कहाँ जो है वो किस तरीके से रूल कर सकते हैं, कहाँ पर हमें कौन कौन सी टेक्निक जो है वो अपनानी है। बाबर जो थे कुषाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल एवं कंधार पर पूर्ण नियंत्रण किया था, क्योंकि अगर हम कुषाणों के बाद देखें तो बाबर से पहले और कुषाणों के बाद जितने भी रूलर आए वो कोई भी पूर्ण नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाते हैं काबुल और कंधार पर। बाबर ने पहली बार युद्ध में जो है तोप खाने और युद्ध की नई जो है नीति जो थी वो तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। ये जो था एक लेखक भी था और विद्वान भी था, क्योंकि अगर विद्वान नहीं होता तो अपनी जो आत्मकथा है वो कैसे लिखता। इसने आत्मकथा लिखी जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। अब तुजुक ए बाबरी जो है ये मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन अकबर के टाइम पीरियड में यानी जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे, इन्होंने अब्दुल रहीम खाना ने जो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी उसका अनुवाद जो है वो फारसी भाषा में करवाया गया। और बाद में बेवरीज जो थे, बेवरीज ने तुजुक ए बाबरी का जो हम कह सकते हैं कि आगे जो इंग्लिश में लिखी तो अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो आप इसे कह सकते हैं तुजुक ए बाबरी जो थी इसे किसमें मूल रूप से तुर्की भाषा में थी। बाद में अब्दुल रहीम खाना ने इसका अनुवाद जो है वो फारसी लैंग्वेज में किया और बेवरीज ने जो इसका अनुवाद किया वो इंग्लिश में किया। ठीक है। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद तथा आगरा की मस्जिद का जो है वो निर्माण करवाया था पानीपत के युद्ध के बाद। साथ ही में बाबर के साथ जो है मशहूर तैमूरी चित्रकार बेहजाद जो था ये भी भारत आया था। उसमें कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा जो था ये चित्रकार था। और बेहजाज को जो है ये पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। जो बेहजाज था इसे क्या कहा जाता है, पूर्व का राफेल कहा जाता है।
बाबर को भारत में चार बाग शैली, चार बाग जो थी, जैसे भवनों के बीच में उद्यान, फूल पत्ती या फिर फव्वारे आदि का निर्माण, जैसे आज भी हम किले वगैरह, ये गार्डन वगैरह में जाते हैं, या कोई भी वह कोई भी वहां पे मंदिर या रेस्टोरेंट वगैरह किसी में भी जाते हैं, तो उसमें फाउंटेन वगैरह जैसी चीजें जो थी वो सारी होती थी। तो ये जो है वो चार बाग शैली की ही एक कह सकते हैं एक निशानियां हैं। तो इसमें जो है प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो टोटली बाबर को दिया जाता है, और इसी ने अपने संस्मरणों में ही भारत के भवनों में ग्वालियर ग्वालियर के स्थापत्य की जो है वो काफी ज्यादा प्रशंसा की है। इसमें ये बताया कि ये जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आ जाते हैं हुमायूं। हुमायूं जो था ये बाबर का बड़ा पुत्र था, याद रखिएगा। इससे पहले जो अभी अभी हमने रूलर देखा बाबर, तो हुमायूं जो था ये बाबर का बड़ा पुत्र था। ऐसा नहीं है कि बाबर के एक ही पुत्र था, और भी पुत्र थे जो हम आगे देखेंगे, लेकिन बाबर ये चाहता था कि बाबर के बाद जो उसका नेक्स्ट रूलर आए, उसका जो उत्तराधिकारी आए, वो आए हुमायूं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या था, अगर हम आज के एरा में देखें तो फादर के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी उसके सन को मिल जाती है, लेकिन उस समय उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, क्योंकि जो भी राजा होते थे उनकी एटलीस्ट 2 से 3 रानियां तो होती ही होती थी। तो इसलिए हम देखते हैं कि अब उनके भी बच्चे होते थे, तो उनमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा हुमायूं का जो जन्म है वो माहम बेगम बाबर की पत्नी के गर्भ से 6 मार्च 1508 को, तो बाबर को जो जन्म है वो कब हुआ था, 1508 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, हुमायूं का बाबर कह रही हूँ। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था, जिसमें हुमायूं जो था वो सबसे बड़ा पुत्र था, और बाबर ये चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका जो सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं है वो उसके गद्दी पर बैठे। अब जब हुमायूं को अपने स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना कैसे, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि जब हुमायूं रूलर बनता है तो उसके सामने 3 भाई थे। अब सत्ता का लोभ जो है वो हर किसी को होता है, तो सेम उसके तीनों भाई जो और एक्स्ट्रा 3 और बचे हुए थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, उनके बीच में भी था। तो मेनली इसे अपने भाइयों और अपने विरोधी शेरशाह सूरी और कुछ गुजरात के शासकों से खतरा था, जिसे संघर्ष इन्हीं के साथी से करना पड़ता। इसकी पूरी लाइफ जो थी हुमायूं की वो एक स्टेबल नहीं थी। स्टार्टिंग का जो फेज था वो हम देखेंगे कि बहुत उथल पुथल भरा था। संघर्ष करते करते ये शेरशाह सूरी से आगे चलकर देखेंगे पराजित होता है, तो मुगल सत्ता में कुछ टाइम तक शेरशाह सूरी की सत्ता स्थापित होती है, यानी अफगानियों की सत्ता स्थापित होती है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फिर अगेन जो है वो नेक्स्ट रूलर अब मुगल काल में अकबर आते हैं। तो अभी सारी कहानी हम देखेंगे। इनमें से जो इन्होंने कई सारे युद्ध किए उसमें से इन्हें कुछ विजय भी हासिल हुई, ऐसा नहीं है। तो हुमायूं जो था स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में ही, जब ये 12 वर्ष का था, तो ये बदख्शा का जो है वो सूबेदार बनता है, एक प्लेस थी। और जब ये रूलर बना हुमायूं, तो इसकी एज जो थी अप्रोक्स 22 ईयर्स थी। तो 22 ईयर्स की आयु में आगरा में ही हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। और जब ये रूलर बन जाता है तो ये क्या करता है कि मिलजुल कर रहे हम सभी भाई आपस में, तो अपने भाइयों को भी जो आसपास के कुछ एरियाज थे वो एरियाज दे देता है, जैसे कि अस्करी को संभल का क्षेत्र, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र और कामरान को काबुल और कंधार इसने दिया था। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि जो कामरान था ये काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। तो महत्वाकांक्षी होने के कारण अब इसे काबुल और कंधार का एरिया तो दिया गया था, लेकिन ये उतने एरिया से खुश नहीं था, असंतुष्ट था। इसीलिए कामरान ने जो है लाहौर और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया था। अब स्टार्टिंग की इसकी कठिनाइयां देखते हैं कि राज्याभिषेक के बाद इसे बहुत ज्यादा आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसे अभी मैंने बताया कि इसके भाई और इसके विरोधी। तो यहाँ पे जो है अब हम देखते हैं इसके भाइयों ने जो स्टार्टिंग में जब इसके बहुत सारे युद्ध वगैरह हुए तो उसके भाइयों ने साथ नहीं दिया,
और कहीं ना कहीं हम देखेंगे आगे चलकर कि जो इसके भाई जो थे वो भी इसकी कमजोरी साबित होते हैं। और फिर धीरे धीरे ये भी, हुमायूं भी जो था वो थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का इंसान हो गया था, दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने लगा था। देखिए, अगर हम गुड ह्यूमन की क्वालिटी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आप आंख बंद करके भरोसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, इवन किसी पर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे दो ही जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वही हमारा अच्छा सोचते हैं, हमारे अपने भी जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि देखिए, हर कोई जो है, अगर हम उससे ज्यादा कामयाब हो जाएंगे, हर कोई जो है वो एक कामयाब पर्सन होने का सपना देखता है, तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उससे जो है वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए। तो अब हम बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हुमायूं ने जो है वो बहुत ज्यादा अपने भाइयों पर भी भरोसा कर लिया, और उसके बाद जब इसके मिनिस्टर्स वगैरह आए उन पर भी इसने बहुत ज्यादा भरोसा किया। एक मेसलन है, इतिहासकार हैं, ये लिखते हैं जब बाबर की मृत्यु हुई तो पूर्वकालीन मुसलमान राजवंशों की भांति जो है मुगल राजवंशों की जड़ें जो हैं वो भी भारतीय भूमि में नहीं जड़ यानी स्थापित हो सकी थी। अब ये क्यों कहता है, ये इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम देखिए कि हुमायूं की एरा तक भी जो मुगल वंश है वो स्थापित तो हुआ था इंडिया में, लेकिन बहुत अच्छे से अपनी नींव जो है वो मजबूत नहीं कर सका था। कुछ इसने विजय भी हासिल की है, जैसे कलिंजर की विजय 1531 में, चुनार 1532 में, गुजरात 1535 और 1536 का टाइम पीरियड माना जाता है। हो सकता है कि 1535 में यानी लास्ट का टाइम पीरियड रहा हो और 36 का स्टार्टिंग का। ये कुछ इसके युद्ध महत्वपूर्ण रहे हैं जो इसने जीते हैं, लेकिन कुछ इसके युद्ध ऐसे भी हैं जिनमें इसकी जो है बुरी तरीके से हार हुई है हुमायूं की, वो भी देखते हैं। हुमायूं की स्टार्टिंग की कठिनाइयां कुछ इस तरीके से थी, साम्राज्य का विभाजन किया गया। साम्राज्य का विभाजन किस तरीके से, इसके जो और भी 3 भाई थे इसने पूर्ण सत्ता जो थी वो अपने हाथों में नहीं ली, अपने भाइयों को भी इसने दिया। साथ ही में रिक्त राजकोष, जब बाबर ने दिल्ली पर अधिकार किया तो उस समय वहां के जो राजकोष को खुले हाथों से अपने सैनिकों पे वितरित कर दिया, इसने पूरे तरीके से बांट दिया। और पानीपत के युद्ध के बाद काबुल की जनता को जो है वो चांदी के सिक्के वितरित किए गए थे। तो इसी कारण हम देखते हैं बाबर जो था वो काफी ज्यादा अपव्ययी था, यानी फ्यूचर के बारे में जोड़ना नहीं सीखा था उसने। आज प्रेजेंट टाइम में है तो वो इस चीज में हो सकता है बिलीव करता रहा हो कि आज जितना है उतना आप उड़ा लीजिए, ऐस करिए, कल की जनता किसे है। अब जब बाबर ने ऐसा किया तो दिल्ली का राजकोष जो था वो पूर्णतः खाली हो चुका था, क्योंकि जब उसे पानीपत की जीत हासिल हुई थी तो उसने अपनी प्रजा को चांदी के सिक्के बंटवाए थे, और 10-12 लोग तो प्रजा में रहे नहीं होंगे, हो सकता है कि हजारों लाखों की संख्या में उसकी प्रजा रही हो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दिल्ली का राजकोष जो था वो पूरे तरीके से खाली हो गया था। और उसके बाद जब हुमायूं शासक बना तो हुमायूं ने भी बहुत ज्यादा आर्थिक नीति सुधारने का प्रयास नहीं किया, जो धन का अपव्यय हो रहा था। अब जब बाबर ने बहुत ज्यादा अपव्यय किया तो उसके जो सैनिक वगैरह थे, मिनिस्टर्स थे, उनकी भी वैसी आदत लग गई। तो अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि हुमायूं जब रूलर बनता है तो उस अपव्यय को रोकने की कोशिश नहीं करता है, और फिर दिल्ली का राजकोष जो था वो पूरे तरीके से खाली हो गया था। एक राजपूतों की समस्या थी। राजपूतों की समस्या कैसे, बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को, याद रखिएगा, परास्त किया था। और बाबर के अंतिम समय में राजपूत जो थे वो अगेन संगठित होने लगे थे, उनकी शक्ति जो थी वो अगेन स्थापित होने लगी थे। तो अगेन जो है वो राजपूतों ने क्या किया, हुमायूं को जो है वो टक्कर देनी स्थापित कर दी। उन्होंने डायरेक्टली ये सोच लिया था कि हुमायूं को जो है वो भारत से बाहर निकालना है। अफगान समस्या तो थी ही, और अफगान समस्या जो थी वो हुमायूं की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि अफगान जो थे वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। राजपूतों के साथ साथ अफगान सरदार भी जो है वो चाहते थे कि अगेन जो राज्य है वो प्राप्त किया जाए,
और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी जो था वो पराजित हो गया था और मारा भी गया था। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि इब्राहिम लोदी के सिर्फ मर जाने से जो अफगानी शक्ति थी, अफगानी जो सत्ता थी वो समाप्त नहीं हुई थी, वो खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ कमजोर हुई थी। और कोई भी व्यक्ति जब तक खत्म नहीं होता है आप उससे जो है पूरे तरीके से अपनी हार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो है वो अगेन अपनी सत्ता स्थापित कर सकता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और सेम वैसा ही किया था अफगानियों ने। तो इब्राहिम लोदी का भाई जो था महमूद लोदी, उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह की सहायता से अगेन वो चाहता था कि अब बंगाल के जो शासक नुसरत शाह थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो वो चाहता था कि हम दोनों मिलकर जो है वो हुमायूं को हरा दे और अगेन जो है वो अफगानों की सत्ता यहाँ पर स्थापित करें। इब्राहिम लोदी का चाचा जो था आलम खान भी गुजरात के शासक के साथ सहायता लेकर दिल्ली पर भी जो है अधिकार करना चाहता था। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके विरोधियों में इसके भाई एक इसके दुश्मन बन गए थे, दूसरा जो था इसके भाई, और इसके विरोधियों में अफगानी यानी शेरशाह सूरी और गुजरात के। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खान ये गुजरात के शासक से सहायता लेकर वो चाहते थे कि दिल्ली पर अगेन जो है वो अपनी सत्ता स्थापित की जाए। हुमायूं के कुछ सैन्य अभियान रहे जिसमें से कुछ हमने जिन जिन पर उसने जीत स्थापित की वो तो हमने देखा, लेकिन अब ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसे भी अभियान रहे जहां पर उसे हार स्थापित हुई। अब बंगाल से लौटते जब वो बंगाल में जो गौड़ थी वो बंगाल की राजधानी थी, वहां के स्थानीय सरदारों से उसका युद्ध हुआ जिसमें बहुत ज्यादा अत्यधिक मौतें हुई थी। इसी कारण हुमायूं ने जो है इस जगह का नाम जो है वो जन्नताबाद रखा था। अब यहाँ पे याद रखिएगा जब ये यहाँ से लौट रहा था तो उसका नामकरण भी करता है जन्नताबाद, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। लेकिन जब उसके बाद ये बंगाल से लौटते समय जो है हुमायूं वो शेर खां के बीच जो है वो एक युद्ध हुआ, जैसे चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में गंगा घाटी में हुआ। ये युद्ध जो है ये कर्मनाशा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें शेर शाह के हाथों जो है ये हुमायूं की हार हुई थी। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा जो है इसी युद्ध में हुमायूं जो है अपनी जान बचाने के लिए नदी में घोड़े सहित जो है कूद गया था। और जब जान बचाने के लिए ये कूदता है तो वहां पे भिस्ती जो था ये एक मल्लाह था, तो उसने जान बचाई थी। अब होता क्या है कि कर्मनासा नदी के किनारे इनके दोनों के मध्य जो है युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के मध्य, जिसमें शेरशाह जो था वो बुरी तरीके से हुमायूं को खदेड़ लेता है। अब अपनी जान बचाने के लिए ये जो है वो नदी पर घोड़े सहित कूद जाता है। अब वहां पे नदी में जो मल्लाह था भिस्ती नामक, उसने इसकी जान बचाई थी। तो जब ये हुमायूं जो था भिस्ती जब ये जान बचाता है तो ऐसा माना जाता है कि ये भिस्ती ने जब इसकी सहायता से हुमायूं अपनी जान बचाने में सफल रहा था तो हुमायूं ने यानी इस भिस्ती को एक दिन का क्या बनाया था, बादशाह बनाया था। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा जब इसकी ये जान बचाता है भिस्ती तो ये जो है हुमायूं बहुत ज्यादा खुश हो जाता है भिस्ती से और दिल्ली का एक दिन का इसे बादशाह बनाता है। और भिस्ती ने जो है अपने एक दिन के कार्यकाल में सिक्के जारी किए थे और इसका उल्लेख जो है यानी भिस्ती के सिक्के जारी करने का जो उल्लेख है वो कौन करती हैं, हुमायूं की वाइफ गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बेगम थी यानी वाइफ थी गुलबदन, वो गुलबदन बेगम की रचना जो है हुमायूं नामा जब वो लिखती हैं तो इस हुमायूं नामा में इसका जिक्र जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो याद रखिएगा। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, इस युद्ध में हुमायूं की पुनः जो है वो शेरशाह के हाथों में ही पराजय हुई थी। प्रथम पराजय ऑलरेडी हो चुकी थी चौसा की, अगेन जो होती है वो बिलग्राम की होती है। और यहीं पे याद रखिएगा कि हुमायूं ने जो है अपने भाई हिंदाल और अस्करी की सहायता से जो है बिलग्राम यानी जो कन्नौज में था उसे जो है ये जीतना चाहता था, लेकिन यहाँ जो है यहाँ भी उसकी असफलता उसे हम मिलती है क्योंकि शेरशाह के हाथों जो है वो इसकी यहाँ पे इसे पराजय मिलती है। इस युद्ध के बाद जो है
अब दो युद्ध, ये ऑलरेडी बड़े बड़े दो युद्ध जो था वो ऑलरेडी हार चुका था। तो युद्ध के बाद जो है ये आगरा की ओर भाग गया, लेकिन शेरशाह जो है इसका पीछा करते जा रहा था, क्योंकि अब शेरशाह ये चाहता था कि काफी टाइम हो गया, अब अगेन शेरशाह सूरी जो था ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, अपनी सत्ता जो है वो दिल्ली सल्तनत पर स्थापित करना चाहता था। तो शेरशाह जो है इसका पीछा करता गया और अंततः भारत से बाहर निकाल दिया गया, यानी हुमायूं को अंततः भारत से बाहर निकाल दिया गया। शेरशाह के हाथों जो है ये 2 बार पराजित हुआ। हुमायूं एक कौन से युद्ध में, चौसा के युद्ध में, और एक जो है कन्नौज या फिर उसे बिलग्राम भी कहा जाता है, तो 2 बार ये पराजित होता है। उसके अलावा 15 वर्षों के लिए, यानी जो मुगल वंश में मुगल पीरियड जो चल रहा था, तो उसमें 15 वर्षों यानी लगभग 1540 से 1555 का जो टाइम पीरियड था, ये हुमायूं जो है ये ईरान चला गया था। इसे ईरान में अपना जो जीवन था वो ईरान में इसने व्यतीत किया, और 1555 1556 के ही वर्षों में शेरशाह के कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में जो है हुमायूं अगेन पुनः यहाँ पे वापसी करेगा। ऐसा नहीं है, अभी हम इसके बाद जो है वो डायरेक्टली फिर अकबर से पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले जो है वो शेरशाह सूरी पढ़ेंगे और उसके उत्तराधिकारी पढ़ेंगे, फिर जो है वो कहानी अपनी अकबर से बढ़ाएंगे। तो फिर से अगेन जो है फिर हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आएगा, फिर अपनी 15 वर्षों में ये अपनी स्थिति जो है वो हुमायूं अगेन मजबूत करता है, और फिर अगेन जो है मुगल वंश में अपनी एंट्री वो स्थापित करता है। तो इस वीडियो में हम जो है वो बाबर और हुमायूं दो की कहानी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी इसमें मान के चलिए मुगल काल में अप्रोक्स 2 से 3 वीडियो जो है वो आएंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल के वीडियो में हम शेरशाह सूरी पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, ख्याल रखिए अपना।